चंदौली आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के फाउंडर अनुराग द्विवेदी से रामनगर स्थित केंद्र पर विशेष बातचीत की गई, जिसमें हाल ही में सारनाथ क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में पिटाई से हुए युवक की मौत, नशा मुक्ति केंद्रों के मानक पंजीकरण तथा मरीजों के स्वास्थ्य और देखरेख से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुराग द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान समय में अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्र बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि ऐसे सभी केंद्रों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि जब कोई परिवार अपने बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराता है तो उसका पूरा भरोसा संस्था पर होता है कि उसका बच्चा नशे से पूरी तरह मुक्त होकर स्वस्थ जीवन की ओर लौटेगा, लेकिन हाल की कुछ घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति की प्रक्रिया में सख्ती या हिंसा नहीं बल्कि मार्गदर्शन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए मरीजों को शिक्षक और प्रशिक्षक की भूमिका में समझाकर काउंसलिंग के माध्यम से सही दिशा दी जानी चाहिए, न कि किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जाए। अनुराग द्विवेदी ने बताया कि वो पिछले 15 वर्षों से आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जहां अब तक हजारों मरीजों को नशे की लत से बाहर निकालकर स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाई गई। वर्तमान में संस्था में 45 मरीज भर्ती हैं, जिनकी देखरेख के लिए 24 घंटे वार्ड बॉय तैनात रहते हैं। मरीजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे वो नशे से दूर रहकर आगे चलकर एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके। नमस्कार, अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन। इस समय हम आदर्श नशा मुक्ति केंद्र पे हैं और हमारे सामने अनुराग जी हैं। अनुराग जी 15 सालों से पंजाब से लेकर बनारस तक में बहुत से ऐसे मरीजों को स्वस्थ कर चुके हैं जो आज एक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो रहे थे। लेकिन आज हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? इसलिए कि कुछ दिन पहले हमारे बनारस में एक अच्छा खासा गाल में चला गया। बात करते हैं नशा मुक्ति की। जो नशा मुक्ति में वो नशे का आदी हो चुका था और नशे के आदी होने की वजह से उनके परिवारजनों ने उनको एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां उस पर एक प्रताड़ना से उनकी मौत भी हो गई। हम बात करते हैं जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने भी इस पे संज्ञान में लिया और बनारस में या बनारस के अगल बगल जो नशा मुक्ति केंद्र है उस पे एक गहन जांच का आदेश भी दे दिया है। आज उसी के तहत हम लोग आदर्श नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं। अनुराग द्विवेदी से बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो वाकई आते तो हैं मरीज जरूर, पैसा भी लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक मौत के गाल में सुना दिया जाता है। ऐसा क्या चीजें हैं? अनुराग द्विवेदी से बात करते हैं। नमस्कार, समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। और बात की जाए तो आदर्श नशा मुक्ति केंद्र कितने दिनों से काम कर रहा है? अभिषेक जी नमस्कार, मैं आदर्श फाउंडेशन से हूँ और आदर्श फाउंडेशन पिछले विगत सन 2007 पंजाब डिस्ट्रिक्ट बरनाला से इसकी शुरुआत हुई थी और आज सन 2026 आ गया है। इस फील्ड में काम करते करते नियर अबाउट 15 साल से ऊपर हो गया मुझे। और आदर्श फाउंडेशन का जो उद्देश्य, पहले भी मैंने कई बार कहा है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि आदर्श फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके परिवार में सबसे बड़ा दुख जिंदगी में ये होता है कि एक बच्चा जब जिंदगी से ट्रैक से बाहर चल जाता है तो फिर परिवार को समझ में नहीं आता है क्या करे और क्या ना करे। और ये वही फील कर सकता है जिसके साथ ये घटना घटी हो। आदर्श जी, बात की जाए तो जिस तरह से इस समय नशा मुक्ति केंद्र को खोलकर एक रोजगार का रूप दिया जा रहा है, लोग मरीजों का शोषण कर रहे हैं या कहे जाए तो उनके परिवार से एक अच्छा खासा मोटी रकम लेना उनको मंजूर लग रहा है और उसमें कहीं ना कहीं मरीज के संग भी नाइंसाफी हो रही है और मरीज कहीं ना कहीं जो एक स्वस्थ होना चाहिए वो गड़बड़ा जा रहे हैं, वो एक तरह से वो दिक्कत में आ जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमारे वाराणसी में अगर ये नशा मुक्ति केंद्र में जो घटना अप्रिय हुई है 2 दिन पहले, ये मुझे भी संज्ञान में मिला है। बहुत दुखद घटना है। पहली बात तो किसी बच्चे का जाना, उस माँ बाप के दर्द सीने में क्या हो रहा था उन्हीं को पता है इसके बारे में। सबसे बड़ी बात की जो पिछले 4-5 सालों में बनारस के अंदर में इतने तेजी से नशा मुक्ति केंद्र का विकास हुआ है अभिषेक जी, पहली बात तो ये संज्ञान हमारे जिलाधिकारी को होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा विषय ये है कि इनका एक प्रॉपर एक प्रारूप बनाया जाए नशा मुक्ति केंद्र का, जो हमारा पंजाब में था, दिल्ली में था, हरियाणा में था। समय समय पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज होती थी, उसके हम लोगों के सेंटर में आके चेक करती थी सेंटर में क्या व्यवस्था है, कैसा मैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी के ऊपर एक आदमी जब रहेगा तो प्रॉपर एक सिस्टम काम करेगा।
अब जब किसी के ऊपर छोड़ देंगे कि हाँ भाई वो देख लेगा, तो वो देख नहीं पाएगा। तो कहाँ का आपका लाइसेंस है, कहाँ से आपका रिन्यूअल हुआ है, क्या है इसकी स्थिति? उत्तर प्रदेश में विगत 4-5 साल पहले हम लोग को एक गाइडलाइंस मिली। उस गाइडलाइंस में हम लोगों को लखनऊ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस इशूज किया गया, जो लाइसेंस हम लोगों ने वहां से लिया। अभी जो जानकारी सामने मेरे पास है कि मेंटल हेल्थ से फिर दोबारा हम लोग का रिन्यूअल लाइसेंस नहीं किया गया। उसके बाद से मद्य निषेध विभाग ने इसके अंदर में अपना एक वो किया गया। हम लोग के अधीन ये सिस्टम है, जिसमें हमारे लोकल कम्युनिटीज के लोग हमारे सेंटर में आए, उन्होंने सेंटर को चेक भी किया। हमारे को जो गाइडलाइंस दिया गया, उस गाइडलाइंस को हम लोगों को उनके सामने पेश भी किया कि हमारे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हमने पूरा किया उस चीज को लेकर के, और बाकी ये सब कुछ इसी बात चल रहा है। लेकिन ये प्रॉपर चैन नहीं है कि आज आपने काम किया और फिर 6 महीना छोड़ देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बात की जाए तो नशा मुक्ति केंद्र का एक अलग सिस्टम होता है, अलग चीजें होती हैं। इसमें मद्य निषेध क्या कर रहा है, इसमें उनका क्या रोल है? नहीं, तो मद्य निषेध विभाग का ये रोल है कि मद्य निषेध होना कि अगर देखा जाए तो जो मुझे जानकारी है, जो मैं आज पिछले 15 साल से जानकारी मेरे पास इस चीज की है, तो ये मेंटल एक्ट के अधीन आना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र। अगर मेंटल एक्ट के अधीन नहीं है तो फिर स्पष्ट कर दें नशा क्या नाम मद्य निषेध विभाग वालों को, मद्य सेवा वाले हम लोग को लाइसेंस दें और इस पे हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। क्या इस विषय में कभी आपने जिला अधिकारी महोदय से, यहाँ के कमिश्नर या उच्च आला अधिकारियों से बात किया इस विषय में? नहीं, हमारी वैसे की इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से बनारस में एक नशा मुक्ति केंद्र का मकर जाल जो देखने को मिल रहा है, इससे क्या लगता है कि वाकई मरीजों का शोषण हो रहा है? नहीं, देखिए, ये तो है कि अगर एक नॉर्मल एक हॉस्पिटल खोला जाए तो उसका भी एक मापदंड होता है खोलने का, जो मापदंड नशा मुक्ति केंद्रों के पास में नहीं है। प्रॉपर अगर किसी को अगर एडमिट किया जा रहा है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक जगह का स्पेस होना चाहिए, उनके पास एक ग्राउंड होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से उसको ये फील ना हो कि वो जेल में बंद है, वो नशा छोड़ने के लिए आया हुआ है। अनुराग जी, जिस तरह से आपने मापदंड की बात की, तो क्या लगता है आदर्श फाउंडेशन में वो मापदंड पूरा यूज किया जाता है? आज के डेट में वाराणसी के जितने भी नशा मुक्ति केंद्रों का मैं एक प्रारूप देख रहा हूँ, उससे आदर्श फाउंडेशन का प्रारूप बहुत बड़ा है। अभी तक कुल कितने मरीज आदर्श फाउंडेशन में नशा मुक्ति केंद्र में आ चुके हैं और कितने का यहाँ सोल्यूशन करके उनको स्वस्थ करके भेजा गया चुका है? आदर्श फाउंडेशन में विगत 15 वर्षों में हजारों मरीज यहाँ पर आए हैं, और मुझे लगता है कि मैं जिनसे मेरा संपर्क आता रहता है, जिनके परिवार के माध्यम से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मुझे लगता है कि आज कम से कम 400-500 लोग, अभी तक हजारों लड़के यहाँ पर आए होंगे, तो 500 लड़के आज स्वस्थ हैं और मस्त जिंदगी जी रहे हैं। अभी तक बात की जाए तो अभी के प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कितने मरीज अभी आदर्श फाउंडेशन में इस टाइम 40 के लड़के हैं हमारे पास में, जिनका इलाज चल रहा है। क्या दिनचर्या होती है उनकी? भैया, दिनचर्याएं जो हम इसमें एक सिस्टम है कि पहले हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है कि उस शेड्यूल के अंदर में सुबह 6, अभी मई ठंड का समय तो 7 बजे का वेकअप हो रहा है इस टाइम। 7 बजे से उठना है, 7 बजे से लेके 1 घंटे के अंदर में आपको नहाना धोना, ब्रश, मंजन, टॉयलेट सबको करना है। ये नहीं कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, नियम तो नियम, क्योंकि आप अपने आप को जब नियम में लाएंगे तब आप बदलेंगे अपने आप। उसके बाद सुबह 7 बजे उठ के नहाना धोना है, उसके बाद उनका पूजा पाठ है, उनकी आरती है, योगा है, ब्रेकफास्ट है, फिर मीटिंग्स होती है हमारे यहाँ, जो कि हमने पहले भी कहा है कि किसी को बंद करके कमरे में नशा छुआना नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। किसी को अगर आपने लेके आया तो उसके साथ में उतना काम करिए कि उसके अंदर परिवर्तन एक आए। अब बात की जाती है तो एक रकम की, तो क्या लगता है कि जिस तरह से और संस्थाएं एक अच्छा खासा मोटी रकम लेती हैं, तो क्या आदर्श फाउंडेशन भी इसी पे या क्या उसका फीस होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मरीज को देखता है या डॉक्टर देखता है तो उसकी एक मिनिमम फीस होती है, तो क्या फीस होगी आप लोग की? भैया, ये विषय हमारा है, सबका है। पहली बात तो जब आदर्श फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत काम हो रहा है तो एक मानवता का केंद्र है, और मानवता के केंद्र में कोई पैसा डिसाइड नहीं है। अगर कोई गरीब आएगा तो आदर्श फाउंडेशन उसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं करूंगा, बेशक करूंगा और फ्री में करूंगा। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं मैंने कभी किया ना मैं कर पाऊंगा। मतलब आज 15 साल से कोई फिक्स नहीं है, जो मिल गया वो अपना। जिसने जो बोल दिया कि हमारे पास नहीं है तो भी ठीक है, अगर हमारे पास इतना है तो भी ठीक है। मैंने कभी किसी के साथ कंपेल नहीं किया कि मुझे इतना फीस चाहिए, मुझे देंगे तभी मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब रह गई बात प्रशासनिक की, तो प्रशासनिक में अब जो समस्याएं आ रही हैं, जो अभी कुछ दिन पहले जिला महोदय द्वारा दिशा निर्देश भी आप लोग के लिए जारी किया गया, तो क्या लगता है कि वाकई आप लोग को कि यूनिट बना के इसको आगे अधिकारी या प्रशासन से मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात की जो घटना घटी है, घटना आगे भी घटेंगी क्योंकि बहुत तेजी से इस पे काम हो रहा है, लोग ने बहुत चीजें सामने आ रही हैं, तो
तो एक प्रॉपर एक सिस्टम बना करके क्या यहाँ के जिलाधिकारी से मिलना चाहिए, और अगर मद्य निषेध विभाग इस पे अगर काम करना चाह रहा है तो प्रॉपर एक सिस्टम बना के हम लोगों को दे, और जो भी नशा मुक्ति के उनका प्रॉपर एक उनको चेक किया जाए और प्रॉपर एक उनका सिस्टम बना के उनको दिया जाए। मांग क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं दिन पर दिन, तो उसमें ये भैया, ये मैं आपको बता दूं, ये पर्सनली मैं बता दूं इस चीज के बारे में। मैं कहना कि बहुत फील्ड देखा हूं, पंजाब हरियाणा दिल्ली देखते हुए आया हूं मैं। अगर ये स्थिति इसी प्रकार से रहेगी तो आगे जाके दयनीय स्थिति बनेगी। जिस तरह से अभी देखा अनुराग द्विवेदी जी ने अपने कंपाउंड में ही एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि वाकई नशा मुक्ति केंद्र धन उगाही का अड्डा न बनाए, इसको सेवा भाव से कहें। सेवा भाव ही मरीज को एक नया जीवन देने के लिए पर्याप्त है। और जिस तरह ने इन्होंने बताया कि सुबह की जो दिनचर्याएं होती हैं, मरीजों के संग जो व्यवहार होनी चाहिए, वो व्यवहार प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, तभी मरीज नशा छोड़ के एक स्वस्थ जीवन जी पाएगा। वाराणसी से अभिषेक दुबे।